जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका करंट अफेयर वाला में। आज है 22 अगस्त, दिन गुरुवार। और आज जितने भी इम्पोर्टेंट करंट के टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम के लिए हो सकते हैं उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बन्नी ग्रासलैंड। ये टॉपिक चर्चा में क्यों है? अभी ये देखा गया है कि बन्नी ग्रासलैंड जो गुजरात के कच्छ में स्थित है वो श्रिंक हो रहा है। श्रिंक का मतलब हो रहा है कि इनमें कमी होती जा रही है, कमी हो रही है इनमें। तो इसीलिए ये टॉपिक हम अभी पढ़ रहे हैं। मेन मुद्दा इसका है कि जो बन्नी ग्रासलैंड है उसको संरक्षित करने के लिए बन्नी घास की भूमि को पुनर्बहाली के लिए आकलन किया गया है इस समय। इसमें घास भूमि के पुनर्बहाली के लिए जो उपग्रह आधारित डाटा है उसका उपयोग करके वहाँ की मिट्टी में जो पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व है, वो उसका विश्लेषण किया जाएगा जिससे ये पता चल सके कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों घास की भूमियाँ धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही हैं, मिट्टी में किस चीज़ की कमी है उसको पूरी की जाएगी। तो इस घास भूमि को ठीक करने के लिए इनको 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करके इनको धीरे-धीरे इनको जो है संरक्षित किया जाएगा। पहली श्रेणी में क्या है? इसमें 36% भाग जो अत्यधिक उपयोगी है उसको पहली श्रेणी में रखा गया है। दूसरी श्रेणी में रखा गया है 28% उपयुक्त श्रेणी में रखा गया है दूसरी श्रेणी में। तीसरे में 27% जो मध्यम रूप से हैं उपयुक्त श्रेणी में रखे गए हैं 27%। उपयुक्त श्रेणी में 7% रखे गए हैं और 2% अनुपयुक्त श्रेणी में रखे गए हैं। 5 वर्गीकरण के द्वारा इनको संरक्षित किया जाएगा। जो बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व है, बन्नी घास के मैदान जो है, पहले 2 श्रेणियों में जो है उनको संरक्षित किया जाएगा, पर्याप्त जल की सहायता से इनको ठीक किया जाएगा, जो पहले और दूसरे हैं। तीसरी और चौथी श्रेणी में जिनको वर्गीकृत किया गया है उनमें जो जल अपर्दन और लवणता की समस्या है, जो मिट्टी कटाव है वहाँ पर जिनमें उनमें लवण की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनका समाधान सीढ़ी नुमा खेती पद्धति एवं उर्वरकों के माध्यम से उनका प्रबंध किया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। और जो भारत है, भारत इस घास भूमि संरक्षण के लिए पुनर्बहाल योजना 2019 में ही शुरू कर दिया था भारत की तरफ से। अब देख लेते हैं बन्नी घास भूमि के बारे में। ये क्या है? यह एशिया का, भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो 2600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कई सारे ग्रासलैंड है उष्णकटिबंधीय है, ये उनमें से ये भी है बन्नी ग्रासलैंड जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। यह कच्छ में स्थित है, कच्छ गुजरात में स्थित है। जैसा कि आप देख सकते हैं कच्छ का ये है ग्रासलैंड, ये है बन्नी ग्रासलैंड जो कच्छ में है। ये है हमारा प्यारा भारत। ये जो डायग्राम दिख रहे हैं ये गुजरात का है, ये कच्छ, ये है ग्रासलैंड का एरिया, ये कच्छ प्रायद्वीप, ये है पूरा कच्छ। उसी के अंदर ये बन्नी ग्रासलैंड है। ये रन ऑफ कच्छ का एरिया है। तो चलिए हम अपने चलते हैं टॉपिक के पास। यहाँ पौधे की 192 प्रजाति तथा पक्षियों की 273 से 275 प्रजातियां पाई जाती हैं। बहुत जैव विविधता है यहाँ पे और लगभग 37 घास की प्रजातियां पाई जाती हैं। 37 घास की प्रजातियां पाई जाती हैं, 192 पौधे की पाई जाती हैं और 273 से 75 पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर स्तनधारी, उभयचर आदि प्रजातियां भी पाई जाती हैं। सरीसृप की प्रजातियां भी पाई जाती हैं, सरीसृप की प्रजातियां भी पाई जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत जैव विविधता है, इसीलिए इसको संरक्षित करने की बेहद आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार ने 2019 में पुनर्बहाली की योजना भी शुरू कर दिया था। ये मुख्य कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। जो घास भूमियाँ हैं यहाँ बहुत, जैसे प्लांट्स भी हो गए, यहाँ पे बहुत सारे घास भी हो गए
और यहाँ पे जैसे और कुछ संरक्षित क्षेत्र भी होंगे, ये कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं। कार्बन सिंक के रूप में मतलब ये क्या हुआ कि जैसे कार्बन हम प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन प्रोड्यूस हो गया, वो कार्बन इन पौधों के ज़रिए, इन घास की भूमि के ज़रिए, ये मिट्टी के ज़रिए यहाँ पे वो कार्बन नीचे स्टोर हो जाएगा। मतलब पर्यावरण में ये नहीं रहेगा, ये स्टोर रहेगा, घास की भूमि के अंदर रहेगा, घासों में रहेगा, ये प्लांट्स जो वहाँ घास भूमि जो पेड़ है वहाँ पे रहेगा। तो ये जो पर्यावरण से जो कार्बन जो खींचने की क्षमता है जो अंदर स्टोर होती हैं, इन्हीं को कार्बन सिंक कहते हैं। कार्बन सिंक का मतलब कार्बन को सोखने वाला। तो ये कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। यहाँ पर कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे भैंस है, कॉकरेंज मवेशी पाए जाते हैं, एशियाई जंगली गधा पाए जाते हैं, घोड़ा है, ऊँट है, शेर आदि पाए जाते हैं। यहाँ पर 20 से अधिक जो जनजाति हैं वो पाए जाते हैं। निर्जाति और अर्ध घुमंतु समुदाय जैसे जाट जनजाति, मुतवा जनजाति, हिंगोरा जनजाति आदि यहाँ पे पाई जाती है। एग्जाम में पूछ सकता है कि जो बन्नी घास की भूमि है वहाँ पे कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं, तो ये जाट है, मुतवा है और हिंगोरा आदि जनजाति पाई जाती हैं। ये निर्जाति और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं। अब बन्नी घास की भूमि के समक्ष खतरा क्या है जो हम इन्हें संरक्षित कर रहे हैं, क्यों ये श्रिंक होती जा रही है, इन्हें क्या खतरा है? सबसे अधिक खतरा है इनको पशुओं की चराई से। पशुओं की अत्यधिक चराई होती जा रही है, इन पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है तो और पशु अब बढ़ते जा रहे हैं, घास की भूमि होती श्रिंक होती जा रही है और चराई और बढ़ती ही जा रही है, तो ये धीरे-धीरे कम होती जा रही है, इसीलिए इनको संरक्षित करने की आवश्यकता है। यहाँ पे मृदा में बहुत अधिक लवणता भी बढ़ जा रही है। मृदा में लवणता बढ़ जा रही है तो जो रीग्रोथ है प्लांट्स का या जो घास के मैदान है उनमें ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लवणता बढ़ जा रही है। लवणता बढ़ने से धीरे-धीरे जो प्रोडक्शन है वो जो ग्रोथ है प्लांट्स का वो कम होता जा रहा है। जल की कमी है, जलवायु परिवर्तन भी होता है, धीरे-धीरे मरुस्थलीकरण, जैसे कि राजस्थान एरिया बहुत ज़्यादा मरुस्थलीकरण है, धीरे-धीरे वहाँ भी मरुस्थलीकरण का जो घास की भूमि है, धीरे-धीरे मरुस्थलीकरण वहाँ भी बढ़ता जा रहा है। तो इसी से बचने के लिए ये जो घास की भूमि है, इसको संरक्षित करने की आवश्यकता है और इसीलिए भारत सरकार ने 2019 में इसके लिए पुनर्बहाली योजना भी चलाई थी और मॉडल फॉस्टर केयर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये क्या है? फॉस्टर केयर। फॉस्टर केयर ऐसा टर्म है, जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, जहाँ पैदा होता है उसके असली माँ बाप के पास उसका पालन पोषण नहीं होता है, वो किसी और के घर पे या किसी और के संरक्षण में उसका पालन पोषण किया जाता है, उसको फॉस्टर फैमिली कहते हैं। बेसिकली जिस परिवार में वो पैदा हुआ है वहाँ उसका पालन पोषण ना होके किसी और के परिवार में उसका पालन पोषण हो, वो उसको फॉस्टर केयर कहा जाता है। पहले 2016 में इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, 2024 जो है इसकी ये अगली कड़ी है। 2024 में इसका नेक्स्ट जो कड़ी है उसको केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस जारी करके इसमें कुछ संशोधन करके दूसरी बार 2016 के बाद 2024 में इसको जारी किया गया है। फॉस्टर केयर पर इसको जो है फॉस्टर फैमिली चूज़ जो करती है बाल कल्याण समिति द्वारा चयन किया जाता है। बाल कल्याण समिति द्वारा चयन किया जाएगा और उसको अनुमोदित किया जाएगा जिसको फॉस्टर फैमिली बनना है। फॉस्टर फैमिली वही होती है जो किसी और के बाल बच्चों का पालन पोषण करेगी, वही फॉस्टर फैमिली होगी। इसका चयन बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित और अनुमोदित किया जाएगा। फॉस्टर केयर पर नई गाइडलाइंस क्या है? बाल देखभाल संरक्षण और समुदाय में रहने वाले 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे शामिल हैं। अगर 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे शामिल हैं तब उसको फॉस्टर केयर पे दिया जाएगा। ये नई गाइडलाइंस में पहले था कि पहले कम हो या हो वो दिया जा सकता था, लेकिन अब 6 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चे होंगे उसमें फॉस्टर केयर के लिए दिया जाएगा। ये नई गाइडलाइंस है। 2016 के बाद जो गाइडलाइंस दी गई है 2024 में ये उसके बारे में है। इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिसके परिवार पालन पोषण नहीं कर सकते हैं या जिसके परिवार असहमत हैं कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते हैं या उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं हैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, तो उनके बच्चों को फॉस्टर फैमिली को दिया जा सकता है जो उनके पालन पोषण और उसके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उनको तैयार कर सकें। फॉस्टर केयर के लिए पात्रता क्या है?
जो नए नियम है उसमें कोई भी व्यक्ति हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, लड़का हो, लड़की हो, विवाहित दंपत्ति हो, वो गोद ले सकता है। पहले क्या 2016 वाले में 2016 के गाइडलाइंस में क्या था कि उसमें विवाहित होना ज़रूरी है, विवाहित होना ज़रूरी है। अब क्या है, अब कोई इंडिविजुअल हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी ले सकता है गोद। हाँ, लेकिन एक टर्म है कि अगर महिला होगी, अगर सिंगल महिला होगी तो मेल फीमेल दोनों को गोद ले सकती है, दोनों बच्चों को। लेकिन अगर अगर मेल होगा, अगर कोई आदमी या लड़का कोई गोद लेना चाहे तो उसको सिर्फ मेल मिलेंगे, मतलब सिर्फ लड़के लड़के को गोद ले सकते हैं, लेकिन लड़कियां हो, लड़कियां लड़के दोनों को गोद ले सकती हैं, चाहे वो विवाहित हो अविवाहित हो, इसके लिए कोई टर्म कंडीशन नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है, एकल महिला लड़के लड़की दोनों को गोद ले सकती है, लेकिन एकल पुरुष सिर्फ लड़के को गोद ले सकते हैं। बेसिकली यही इसकी पात्रता है। और शादीशुदा अगर है तो उसका संबंध जो है, शादीशुदा दंपत्ति है, उसका मिनिमम 2 वर्ष का स्थायी संबंध होना चाहिए। उनके संबंध में कोई कटाक्ष न होना चाहिए, उनका संबंध मतलब स्मूथ होना चाहिए। तो जो शादीशुदा दंपत्ति है तब उनको बच्चा वाला गोद लेने के लिए फॉस्टर फैमिली बनाया जाएगा। तो ये था जो नई गाइडलाइंस जो आई थी फॉस्टर केयर के लिए, जो 2016 के बाद जो सेकेंड कड़ी थी इसकी, 2024 में जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो नई गाइडलाइन जारी की थी उसके बारे में है। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक्स की तरफ। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि अभी भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और साझेदारी के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। इंडिया रिलेशन जापान काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनके रिलेशन के बारे में पूछा गया है। वर्ष 2014 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी से विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। पहले क्या था, रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी था, 2014 में इसको अपग्रेड करके विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था। यह कदम दोनों देशों के भू आर्थिक और भू सामरिक हितों के अनुरूप था। दोनों देशों के बीच जो संबंध है उसको बढ़ाने के लिए बेसिकली इसको चेंज किया गया था। इसके अलावा हाल ही में जो नई दिल्ली है, वो जैसे रिलेशन के बारे में देख रहे हैं, तो हाल ही में नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की गई है। भारत और जापान के बीच थर्ड मंत्री स्तरीय वार्ता का ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जो स्पेशल स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है, ये SGSP, भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है ये। इसकी साझेदारी से दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा सुरक्षा में साझेदारी की बात कही गई है। जो ये साझेदारी की बात की गई है, दोनों में रणनीतिक सुरक्षा, राजनीतिक रक्षा व सुरक्षा में साझेदारी की बात की गई है। मतलब दोनों देशों मिल के जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें आगे एक साथ बढ़ने की डिस्कस करने के बारे में है, रक्षा के बारे में और सुरक्षा के बारे में आपसी साझेदारी के बारे में बात की गई है। क्षेत्र और विश्व शांति की सुरक्षा में वैश्विक साझेदारी, इन दोनों देशों को मिलकर जो विश्व में शांति जो फैली हुई है उसको कैसे कम किया जा सके, दोनों देशों के बीच में मतलब डिस्कशन ये चला है इसमें। जो असैन्य परमाणु अप्रसार है उसके बारे में, और निर्यात नियंत्रण के लिए साझेदारी। इस साझेदारी से विज्ञान संबंधी अन्वेषण करना और नवाचार प्रेरित करना, प्रौद्योगिकी को विकास को बढ़ावा देना और आपसी संबंध को बढ़ावा देना इसका मेन मुद्दा है। जैसे प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है और साइंस टेक के एरिया में डेवलपमेंट है, तो उसके बीच में साझेदारी को बढ़ावा देना बेसिकली इस मीटिंग्स में किया गया था। अब देख लेते हैं जो 2+2 मंत्री स्तरीय मीटिंग्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है पिछले स्लाइड्स में। यह संवाद सामरिक सुरक्षा मुद्दों पर भारत और उसके सहयोगी देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्रियों के बैठक के का एक प्रारूप है। विदेश मंत्री और जो रक्षा मंत्री होती है, बेसिकली 2+2 जो मीटिंग्स होती हैं, ये सिर्फ जापान के साथ नहीं है, ये भारत के विदेश मंत्री, रक्षा के विदेश मंत्री के साथ साथ यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ भी, इन 4 देशों के साथ भी 2+2 वार्ता का आयोजन भारत करता रहता है, जो विदेश और रक्षा मंत्रियों के साथ बैठक का एक प्रारूप है। तो ये था हमारा टॉपिक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं।
जो कई सालों के बाद सुपर ब्लू मून हमें दिखाई दिया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सुपर ब्लू मून क्या होता है? सुपर ब्लू मून एक ऐसी घटना है जो लगभग 10 साल में एक बार घटित होती है। 10 साल में। अभी हाल ही में सुपर ब्लू मून देखा गया, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सुपर ब्लू मून के बारे में देख लेते हैं क्या है। जब सुपर ब्लू मून और ब्लू मून एक एक साथ देखे जाते हैं, उन्हें सुपर ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब कि नीला दिखेगा। नीला से कोई ये कुछ खास इसका नाता नहीं है। जरूरी नहीं है कि नीला दिखे। नीला हो सकता है 100 या 200 बार में एक आध दफा 2 दफा नीला दिख जाए। बेसिकली नीला, सिर्फ नीला लिखने से नीला ये चांद नहीं दिखता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, और जब सबसे निकट होता है और इसमें पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब पूर्ण चांद होता है, तो उसमें सुपर मून कहा जाता है। और इस समय चांद 17% डेफिनेटली अगर चंद्रमा पृथ्वी के पास रहेगा तो बड़ा भी दिखेगा, अधिक चमकीला भी दिखेगा। तो उस समय चांद 17% बड़ा दिखता है और 30% अधिक चमकीला होता है। इसको सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून जो है दो प्रकार के होते हैं, मासिक और मौसमी। एक महीने में 2 बार पूर्णिमा दिखाई दे तो मासिक ब्लू मून होगा। बेसिकली एक महीने में एक बार पूर्णिमा आता है, एक बार अमावस्या होता है। पूर्णिमा का मतलब हुआ कि हर 15 दिन पे चांद पूरा दिखने लगेगा। अमावस्या का मतलब होगा कि चांद पूरा गायब हो जाएगा, ये पूरा काला हो जाता है, जिसको आप जब चांद आता है पूरा तो कहते हैं आप उजला रात हो गया है, इसको कहते हैं आप अंधेरा रात हो गया है। तो बेसिकली अमावस्या में पूरा चांद गायब हो जाता है और पूर्णिमा में पूरा फुल चांद फुल चमकीला हो जाता है। मौसमी ब्लू मून तब होता है जब एक ही मौसम में 3 के बजाय 4 पूर्णिमा होते हैं। एक ही मौसम मतलब एक ऋतु में जब 3 के बजाय 4 पूर्णिमा होते हैं। पूर्णिमा का मतलब फुल मून। पूर्णिमा का मतलब हो गया आपका फुल मून। तब हमको मौसमी ब्लू मून दिखाई देता है। ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं और फैक्ट है, इसको आप देख लीजिएगा। ये है ये सुपर ब्लू मून के कंडीशंस हैं। ये नॉर्मल कंडीशन है। जब ये नॉर्मल है, जब पृथ्वी नॉर्मल रहती है तब कहिए। और जब पेरिजी की जब अवस्था आती है, पेरिजी का मतलब जब पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीध में होते हैं। जैसे ये एक सीध का मतलब एक जब बहुत नज़दीक होते हैं, ये है पृथ्वी और चंद्रमा सबसे नज़दीक तब होते हैं जब 3,63,300 किलोमीटर के नज़दीक होता है। जब डिस्टेंस होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा सबसे क्लोज होते हैं, उसको पेरिजी अवस्था कहते हैं। जब पेरिजी अवस्था भी हो और पूर्णिमा भी हो, उस समय आपका सुपर मून दिखता है। पेरिजी का मतलब हुआ चंद्रमा सबसे नजदीक होगा पृथ्वी के। और ये जो अपोजी लिखा है, अपोजी का मतलब हुआ कि चंद्रमा सबसे दूर होगा पृथ्वी से। चंद्रमा जब सबसे नजदीक होगा पृथ्वी से तो वो पेरिजी अवस्था होगा। और पूर्णिमा पूर्णिमा का ही मतलब हुआ कि पूरा चांद हो। पूरा चांद हो और पेरिजी की अवस्था हो तो उस समय सुपर मून होता है। सुपर मून जब होगा तो चंद्रमा बेसिकली अन्य दिनों की अपेक्षा 17% अधिक बड़ा होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 17% अधिक बड़ा है और 30% अधिक चमकीला है। 30% अधिक चमकेगा, जब नजदीक होगा तो चमकेगा भी, बड़ा दिखेगा भी। ये पेरिजी की अवस्था है। पेरिजी मतलब जब सबसे नजदीक हो, अपोजी माने जब सबसे दूर हो। सबसे दूर होगा तो 4.5 लाख किलोमीटर होगा जब पृथ्वी से दूर होगा। अपोजी सबसे नजदीक होगा पेरिजी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फैक्ट हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आप समझ गए होंगे सुपर मून, सुपर ब्लू मून और पेरिजी और अपोजी। तो ये पेरिजी देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेरिजी अवस्था क्या है। पेरिजी ये है जब चंद्रमा सबसे नजदीक होता है, 3.63 लाख किलोमीटर। अपोजी तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, 4.5 लाख किलोमीटर। और ब्लू मून हर महीने में दूसरा, जब महीने में दूसरा पूर्णिमा पड़ता है तब ब्लू मून होता है। आमतौर पर एक महीने में एक ही पूर्णिमा और एक अमावस्या पड़ता है। तो जैसे आप इस यहाँ पे देखा आपने, ये है अब पेरिजी नज़दीक है पृथ्वी के, पेरिजी नज़दीक है तो सुपर मून, और जब दूर है तो अपोजी की अवस्था है। तो ये तो आज का करंट यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको इस करंट से
थोड़ी जानकारी मिली हो और आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेटेबल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आगे आपकी पढ़ाई अच्छे से चलते रहे। तो फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।